नमस्कार दोस्तों। विमर्श के दबाव में साहित्य नहीं रचा जा सकता, केवल पम्फलेट लिखे जा सकते हैं। साहित्य के केंद्र में आम आदमी और समाज होना चाहिए। ये कथन श्री तेजेंद्र शर्मा जी का है। तेजेंद्र शर्मा, जो कि वैश्विक स्तर पर हिंदी के एकमात्र रचनाकार हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य की सेवा के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने वर्ष 2017 में मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से अलंकृत किया था। तेजेंद्र शर्मा जी मूलतः कहानीकार हैं, मगर गज़ल, कविता और आलेख भी लिखते हैं और साहित्यिक ज़मीन की उपजाऊ भूमि का शुभ विस्तार कर रहे हैं। तो तेजेंद्र शर्मा जी की कहानी गोद उतराई, जिसको स्वर देने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, लेखक जब कलम लेकर लिख रहा होता है तो केवल उसी समय नहीं लिखता, अपितु हर समय लिख रहा होता है। पात्र बिना बोले सब कुछ बोल रहे होते हैं। तेजेंद्र शर्मा जी का मानना है कि लेखक के लिए ज़रूरी है कि जिस विषय पर कहानी को लिख रहा है उस विषय को अपने दिमाग में मथे, उसके बाद चरित्र बनाए, ऐसे चरित्र क्रिएट करे जो हमारे आस पास रहते हैं। तो तेजेंद्र शर्मा जी ने अपने आस पास रहने वाले चरित्रों का गठन करके उन्होंने गोद उतराई कहानी का ताना बाना बुना है। वैसे तो दोस्तों, कहानी आमतौर पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन तेजेंद्र शर्मा जी की कहानी गोद उतराई कहानी ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करती हूँ। रिपोर्ट में लेप्टिन और डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन पर हैं। अमन ने गोद लिए अपने पुत्र उजास की ब्लड रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ते हुए अपनी पत्नी माला को सूचना दी। मगर यह तो धोखा हुआ ना। एजेंसी वालों ने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। यह तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि हमें बच्चे के बारे में पूरी और सही जानकारी देते। माला अभी तक अपने गोद लिए बच्चे को नाम से नहीं पुकार पाती। हमें एजेंसी से बात तो करनी होगी। भला इस तरह किसी को धोखे में रखकर वे उनकी भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। यह तो उम्र भर का रिश्ता बनता। इससे तो अच्छा था हम बच्चा गोद लेने के बारे में सोचते ही नहीं। सच कहूँ अमन, मैं तो इन 5 महीनों में इस बच्चे से जुड़ ही नहीं पाई। इसे सारा दिन खाने की ही पड़ी रहती है। कितना सिखाती हूँ, एक शब्द बोल कर नहीं देता। मैं तो सोचता हूँ इसे एजेंसी को वापस कर देते हैं। गोद लेने में जो हमारा खर्चा हुआ उसे भूलकर अपनी बाकी ज़िंदगी ठीक से बिता पाएंगे। हम अपनी बेटी को ही बेटे की तरह पालेंगे। इस मुसीबत के साथ जीवन बिताना तो बिल्कुल भी संभव नहीं लगता। एक बात सुनो जी, क्या बच्चा वापस करना इतना आसान होगा? जब गोद लेने में इतना पेपर वर्क करना पड़ा था तो गोद उतराई में क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा? देखते हैं, जाकर उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। जो भी लीगल कागजात भरने होंगे भरेंगे। हमारे खुशहाल जीवन के सपने को ना जाने किसकी नज़र लग गई। अमर और माला ने प्रेम विवाह किया था। 1 साल बाद ही बेटी पैदा हो गई। उसके बाद 5 साल बीत गए, मगर माला को गर्भ नहीं ठहरा। मुंबई के तमाम नामी डॉक्टरों से इलाज करवाया, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। अमन को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, मगर माला को चिंता सताने लगी कि परिवार पूरा कैसे होगा। एक बेटा तो होना ही चाहिए ना। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। आपस में किसी प्रकार की कोई ईगो का चक्कर नहीं। दोनों ने अपने अपने मेडिकल चेकअप कराए। माला को बताया गया कि उसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ओवल्यूशन की समस्या है। इतना भारी भरकम नाम कि बेचारी माला तो सन्नाटे में रह गई। सीधी सादी मिडिल क्लास की हिस्ट्री में एमए करने वाली साधारण सी लड़की को इतनी कॉम्प्लिकेटेड नाम वाली बीमारी भला समझ में आती तो कैसे? उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह बीमारी थी तो पहला बच्चा कैसे पैदा हो गया। क्या बेटी के लिए वह नॉर्मल है
और बेटे के लिए ओवरी में प्रॉब्लम है। उसने महसूस किया जिन सवालों के जवाब डॉक्टरों के पास नहीं होते, उनके जवाब वे धर्म गुरुओं की तरह गोल मोल देकर निकल जाते हैं। इंसान का शरीर विचित्र है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बदलाव का कोई लॉजिक हो ही। कोई भी कॉम्प्लिकेशन कभी भी शुरू हो सकती है। अमर और माला दोनों निराश थे। हालांकि अमर तो एक बेटी से संतुष्ट था और प्रसन्न भी, मगर माला की सोच ने उसके मन में भी पुत्र की इच्छा जगा दी। उन्हीं दिनों माला की बहन के घर तीसरा पुत्र पैदा हुआ था। दोनों ने मन बनाकर माला की बहन से बात की, मगर बात बनी नहीं। दोनों ने इस इनकार को सहज रूप से लिया। माला ने तो यहाँ तक कह दिया, वैसे तो अमर बहुत अच्छा है कि दीदी और जीजा जी ने मना कर दिया, मगर वे हाँ कर देते तो हमारे घरेलू मामलों में उनका अननेसेसरी दखल बढ़ जाता। अमर ने तो अपनी आदत के अनुसार गूगल सर्च में बच्चा गोद लेने के तमाम नियमों को खंगाल डाला। माला के मन में एक सवाल बार बार फन उठा रहा था, हमारी पहले से एक बेटी है, क्या हम बच्चा गोद ले सकते हैं? अमर ने उसके डर को हौसला दिया और समझा दिया कि उन्हें कानूनी तौर पर बच्चा लेने का हक है। कानून के हिसाब से यदि पहले से 2 बच्चे हों तो उस स्थिति में केवल दिव्यांग बच्चे को गोद लिया जा सकता है, मगर हम तो अपना परिवार पूरा करना चाह रहे हैं। ऐसे में भला कानून क्यों रोड़े अटकाएगा? अमर, एक बात कहूँ, मेरा मन कहता है कि हमें छोटे से छोटा बच्चा गोद लेना चाहिए। इससे हमें बच्चे को शुरू से अपने हिसाब से बड़ा करने का मौका मिलेगा। इस एक मामले में मेरी सोच अधिक ट्रेडिशनल है। जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। बस यही दुआ है कि देखने में ठीक ठीक हो, सेहत अच्छी हो। कई बार माँ बाप की बीमारियाँ बच्चे में आ जाती हैं। मेरी एक दोस्त ने भी बेटी गोद ली थी। उसने बताया कि पहले तो ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। मुझे समझ नहीं आता कि सीधा साधा मैटर है, इसके लिए इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्म वगैरह क्यों भरे जाएं। देखो माला, जब एजेंसी वाले एक बच्चा हमारे हवाले करेंगे तो उनके लिए ज़रूरी है कि वे पूरी तरह हमारी छानबीन कर लें। वैसे मैंने पता कर लिया है, सबसे बढ़िया और विश्वसनीय एजेंसी महालक्ष्मी मंदिर के नज़दीक है। वहाँ जाने से पहले हमें तीनों मंदिर में दर्शन भी कर लेंगे और महालक्ष्मी की कृपा से हमारा परिवार पूर्ण हो जाएगा। मगर उजास के आने से उनके परिवार में सिवाय चिंता के और कुछ नहीं जुड़ा। अगर घर में कोई सच्चे मन से खुश था तो वो है उनकी बेटी ऊर्जा। ऊर्जा के लिए छोटे भाई का आना किसी खजाने से कम नहीं था। वह अब तक नकली गुड्डे गुड़ियों से खेला करती थी। अब उसके पास एक सचमुच का हार्ड मांस का भाई मौजूद था। वैसे था भोंदू, क्योंकि अपनी बहन को किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे पाता था। बहन के लिए जो मात्र भोंदूपन था, माता पिता के लिए वही चिंता का विषय बनता जा रहा था। समझ नहीं पा रहे थे कि समस्या क्या है। उजास बस खाता था और मोटा होता जा रहा था। ज़मीन से कुछ भी उठाकर खा जाता था। हर वक्त बीमार रहता था। डॉक्टरों ने उसके मोटे होने का कारण लेप्टिन बताया। तो अमर और माला दोनों ने गूगल खंगाल डाला। सारी तकनीकी जानकारी हासिल होने के बावजूद वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। अमर के ताऊ एक दिन घर आए तो अमर ने अपनी समस्या उनके सामने रख दी। ताऊ जी थोड़े संस्कारी थे, सोच कुछ अलग थी। बोले, देखो अमर, अगर एक बार बच्चा तुमने गोद ले लिया तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई। अगर तुम्हारा अपना बच्चा इस बीमारी के साथ पैदा होता तो क्या तुम उसे सड़क पर फेंक देते? क्या तुम उसका इलाज करने में कोई कसर रख छोड़ते? ताऊ जी, हमने जब बच्चा गोद लिया तो एजेंसी को हमें
सही जानकारी तो देनी चाहिए थी ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतनी बड़ी बात छिपाकर अपनी बला हमारे सिर मढ़ दें। देखो अमर बेटा, अगर यह बच्चा तुम्हारा अपना होता तो क्या तुम भगवान से सर्टिफिकेट मांगते कि बच्चा पूरी तरह से सेहतमंद होगा? तभी तुम उसे घर में रखोगे, वरना अनाथ आश्रम छोड़ आओगे। भाई बच्चा है, कोई फर्नीचर थोड़े ही है कि माल ठीक नहीं है इसलिए वापस कर देंगे। अमर और माला हैरान थे कि ताऊजी उनकी समस्या को समझने की बजाय अपनी हाँक रहे हैं। जब दो लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो दोनों पार्टियों को ईमानदारी से तो काम करना चाहिए ना। जो शर्तें एजेंसी ने अमर और माला के सामने रखी दोनों ने पूरी की, फिर उनके साथ ऐसा सलूक क्यों? उजास इन सब बातों से बेखबर ऊर्जा के साथ खेलने में मग्न रहता। उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसके कारण अमर और माला के जीवन में कैसा तूफान आ खड़ा हुआ है, मगर उसका बाल सुलभ मन महसूस कर पाता था कि उन दोनों के मन में उसके लिए प्यार जैसी कोई भावना नहीं है। वैसे इस परिवार में आकर उसे बहन का प्यार मिल रहा था, समय पर खाना, साफ बिस्तर पर सोना, यहाँ तो उसका इलाज भी हो रहा था। इससे अधिक वह बाल सुलभ मन सोच भी क्या सकता था? अमर और माला को चाहे उजास में सबसे अधिक भयानक अंधेरा दिखाई देता हो, मगर उनके भीतर की मानवता अभी मरी नहीं थी। उजास को डाइनिंग टेबल पर परिवार के साथ बिठाया जाता था। ऊर्जा उसके साथ बातें भी करती, कभी कभी अपने हाथ से खिलाती भी। उसे भोजन से पहले मेट्रेलेप्टिन की गोली भी दी जाती। उजास को गोली निगलने में मुश्किल होती तो इसलिए उसे पानी में घोलकर पिलाई जाती थी। माला, कल हमें एजेंसी से बात करने के लिए चलना है। एक मन तो करता है कि उजास को साथ ले जाएं और वहीं छोड़ आएं। सालों ने कितना बड़ा धोखा किया है हमारे साथ। धीमे सुर में बात किया करो अमर। देखो, हम अपनी प्रॉब्लम तो महसूस कर रहे हैं, मगर क्या उजास के बारे में कभी कुछ सोचा है? उस बेचारे का तो कोई दोष नहीं है ना। मैं माँ हूँ अमर, उस बच्चे के लिए मेरे दिल में बाकायदा दर्द उठता है। तुमने कभी देखा है हमारी ऊर्जा कितनी घुल मिल गई है उसके साथ? मेरा तो यह सोचकर दिल बैठ जाता है कि जब इन दोनों को पता चलेगा कि ये अलग होने वाले हैं तो दोनों पर क्या बीतेगी। क्या हमारे घर से जाकर उजास को कोई अपनाएगा कभी? बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो हम अपने आप से करते हैं, मगर जानते हैं कि इनका कोई जवाब मौजूद नहीं है। बस हम अपने आप से बात करने का प्रयास करते हैं। शायद माला भी यही कर रही थी, अपने भीतर के अपराध बोध से लड़ने का प्रयास कर रही थी, मगर दोनों को एजेंसी के दफ्तर तो जाना ही था। अमर को याद था कि जिस अधिकारी से गोद लेने के सिलसिले में बातचीत होती थी उसका नाम मिस्टर उदय शिर्के था। मालूम नहीं वो आजकल वहाँ काम करता भी है या नहीं। वैसे अगर नहीं भी करता होगा तो भी क्या फ़र्क पड़ता? उन्हें कोई रिश्तेदारी थोड़े ही गढ़नी है, उन्हें तो मतलब की बात करनी है बस। उदय शिर्के मजाकिया किस्म के इंसान हैं। देखने में लगता है कि बस रिटायरमेंट के करीब ही हैं। बड़े तपाक से मिले। हेलो मिस्टर एंड मिसेज माथुर, कैसे हैं आप लोग? लाइफ ठीक ठाक? शिर्के साहब, एक शिकायत है आपसे। आपने हमारे साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी की है। अरे माथुर साहब, हमने तो पूरा पेपर वर्क सही ढंग से बनाया, हर शर्त पूरी की, सही हाल में बच्चा आपके हवाले कर दिया। आप इससे बेहतर हमसे क्या उम्मीद की जा सकती है? शिर्के साहब, आपने हमको बताया नहीं कि बच्चा बीमार रहता है। उसकी तीमारदारी करते करते हम दोनों बीमार हो गए हैं। माथुर साहब, बच्चे का मेडिकल रिकॉर्ड तो अपडेट किया हुआ था। अगर कोई बीमारी होती तो उसमें लिखा रहता। अब इंसान का शरीर है,
कब क्या गड़बड़ हो जाए इसका पता थोड़ा ही रहता। आखिर बच्चा है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो चलती ही रहती है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। शिर्के साहब, आप हमारी बात को सीरियसली नहीं ले रहे। मामला मजाक का नहीं है। हम तो इतने परेशान हैं कि बच्चा वापस करना चाहते हैं। हमारा इस बच्चे के साथ कोई जुड़ाव ही नहीं हो पा रहा। उसको देखकर प्यार नहीं उमड़ता, बस नकारात्मक फीलिंग्स आती हैं दिल में। अब शिर्के साहब को लगा कि मामला गंभीर है। ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना माथुर साहब। लोग यहाँ बच्चा गोद लेने तो आते हैं, मगर गोद उतराई की रस्म तो यहाँ कभी हुई नहीं। तो फिर समझ लीजिए कि जो आज तक नहीं हुआ, अब वो होने वाला है। आप हमें वो फॉर्म्स दीजिए जो बच्चा वापस करने के लिए भरने ज़रूरी होंगे। देखिए साहब, मेरे सामने ऐसी परिस्थिति कभी खड़ी नहीं हुई। मुझे समिति के लोगों से सलाह मशवरा करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं इस बारे में ना तो आपको राय दे सकता हूँ, ना ही जानकारी। आप 1 सप्ताह के बाद मुझे फ़ोन कर लीजिए, कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। और फिर संभव है कि बच्चा इस बीच ठीक ही हो जाए। शिर्के साहब उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अमर और माला को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि इतनी बड़ी संस्था के पास कोई कायदे कानून का सिस्टम ही नहीं है। कितनी बेशर्मी के साथ कह रहा था कि बंदा, हमारे सामने ऐसी सिचुएशन कभी खड़ी ही नहीं हुई। इतने सालों से एजेंसी चला रहे हैं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सीनियर पदाधिकारी को इतनी बेसिक बात की जानकारी ना हो। वैसे अमर, इस शिर्के ने बात बात में बड़ा पोइटिक सा शब्द इस्तेमाल किया था, गोद उतराई की रस्म। तुम्हें तो इस हालत में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव सूझ ही जाता है। अभी तो 1 हफ्ता और कुड़ना है। पति पत्नी ने रास्ते में से डोमिनो पिज़्ज़ा खरीद लिया। ऊर्जा को बहुत पसंद है, उसके साथ उजास भी खा लेगा। वो तो कुछ भी खा लेता है। घर में दाखिल होते ही अमर और माला हैरान होकर देखते रहे। ऊर्जा ने उजास को साफ सुथरे कपड़े पहना दिए थे, उसके बाल बना रही थी। मेरा छोटा भैया कितना प्यारा लग रहा है। फिर उसने पापा का परफ्यूम छिड़का, भाई के साथ खेलने लगी। उसकी आंखों में अपने भाई के लिए प्रेम की बहती धार को देखकर माला और अमर डर से गए। माला सोच रही थी कि बच्चे कितने निश्चल होते हैं। ऊर्जा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उजास कहाँ से आया, उसे क्या बीमारी है। वह तो बस अपने छोटे भाई को पाकर जैसे धन्य हो गई है। उसे फुर्सत ही नहीं कि अपने मम्मी पापा के लिए उसकी ज़िंदगी का केंद्र बिंदु जैसे उजास ही बन गया है। उदय शिर्के साहब का 1 हफ्ता समाप्त होने में ही नहीं आ रहा था। कभी चेयरमैन नहीं तो कभी कंप्यूटर डाउन है, बस बहाने पर बहाने। अमर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कदम उठाया जाए। अचानक उसे अपने दोस्त वाघमारे की याद आ गई। वो तो हाई कोर्ट का वकील है, वो सलाह के पैसे तो कम से कम नहीं मांगेगा। उसने वाघमारे और उसकी पत्नी को डिनर पर बुला लिया। वाघमारे ने पूरे ध्यान से बात सुनी। देखो अमर, मैं एजेंसी को नोटिस भेज देता हूँ। अगर वो नोटिस से ही मान जाते हैं तो हमारी मुश्किल हल हो ही जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने कोई पंगा लिया तो फिर हम उनको कोर्ट में देख लेंगे। वैसे यह केस तो सीधा हाई कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पॉलिसी का मामला है। अमर और माला ने चैन की सांस ली। दोनों ने देखा कि ऊर्जा और उजास एक बड़े से पलंग पर चैन से सो रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर माला के मन में अपराध बोध घर करता जा रहा था। कल को जब उजास वापस एजेंसी में चला जाएगा तो ऊर्जा की हालत क्या होगी? उजास को जब ऊर्जा का प्यार नहीं मिलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? बड़ा होकर इस हादसे का उस पर क्या असर होगा? क्या इस कारण माला और अमर अपना जीवन गंवा दें? क्या उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए? सवाल मुंह बाए खड़े थे, जवाब कहीं छिपे हुए थे। उदय शिर्के के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे,
गोद उतराई। क्या वो ऐसा करने वाली पहली माँ होगी? ऊर्जा तो अपने भाई को पल भर के लिए आंखों से ओझल नहीं होने देती और उसके माँ बाप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं ताकि दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकें। क्या माला और अमर खलनायकी कर रहे हैं? कई बार ऐसा भी होता है कि गलत कोई भी नहीं होता, मगर सब कुछ गलत हो रहा होता है। एजेंसी की गलतियों का नतीजा यह हुआ कि केस हाई कोर्ट में दाखिल करना ही पड़ा। मुंबई हाई कोर्ट के पारसी जज ने मामले को बहुत ध्यान से सुना, एजेंसी वालों की खबर ली और पूरे मेडिकल रिकॉर्ड क्यों मुहैया नहीं करवाए गए। जज साहब को समझ नहीं आ रहा था। इन्हीं कारणों से माला और अमर अपने गोद लिए बच्चे से जुड़ नहीं पा रहे थे। कहीं कोई इमोशनल रिश्ता नहीं बन पा रहा था। वाघमारे अपने काम में पूरी तरह से कुशल हैं। वह लीगल और इमोशनल बातों को बहुत खूबसूरती से मिलाकर दलीलें दे रहा, यानी कि जज साहब के दिमाग और दिल दोनों पर असर पैदा करने की कोशिश में था। जज साहब ने उजास को अदालत में नहीं आने का आदेश दे दिया। वे नहीं चाहते थे कि बाल सुलभ मन पर इस कानूनी प्रक्रिया का नकारात्मक प्रभाव पड़े, मगर इससे ऊर्जा को उजास के साथ रहने का अधिक अवसर मिल रहा था। उसके मन में उजास के लिए बहन का स्नेह लगातार बढ़ रहा था। उसे अपने हाथों से खिलाकर उसे बहुत संतुष्टि का एहसास हो रहा था। अमर तो समस्या से जूझने में व्यस्त था, मगर माला महसूस कर रही थी। उसे डर था कि इन दोनों बच्चों को एक दूसरे से अलग करके दोनों पर अत्याचार ही होगा। कहीं मन में यह भी था कि वक्त अपने आप हर जख्म पर मरहम रख देता है। उजास तो आंखों से दूर होगा, उससे तो वैसे ही कोई रागात्मक लगाव हुआ नहीं है। ऊर्जा समय के साथ साथ अन्य कामों में व्यस्त हो जाएगी तो इस दर्द से छुटकारा पा लेगी। वाघमारे को पूरा विश्वास था कि जजमेंट उनके पक्ष में हो ही जाएगा। जज साहब की बॉडी लैंग्वेज ठीक से पढ़ ली थी। जिस तरह वे एजेंसी के वकील की क्लास लगा रहे थे, उससे एक बात साफ थी कि वे एजेंसी के पक्ष में तो हरगिज़ नहीं है। समाचार पत्रों में माथुर परिवार सुर्खियों में था। गोद लिया बच्चा वापस करने का समाचार तमाम लोगों के लिए किसी मसाला फिल्म से कम नहीं था। सब अपनी अपनी हाँक रहे थे। ना तो किसी को अमर और माला की समस्या की समझ थी, ना ही उजास और ऊर्जा की भावनाओं की, मगर बन सभी विशेषज्ञ रहे थे। जज साहब ने फैसला सुना दिया। उन्होंने एजेंसी को उस इलाज के पैसे भी वापस करने को कहा जो कि अमर और माला ने उजास पर खर्च किए थे। उन्हें मानसिक तनाव देने के आरोप में 1 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया। वाघमारे ने अमर और माला को अपने घर बुलाया। उसके लंदन के एक मित्र ने एक नई विस्की की बोतल उसे भेंट की थी, वुड्समैन। उसने अमर के लिए वही बोतल खोली। अमर बोतल को देख रहा था, सोच रहा था क्या उसका दिल भी काठ का बन गया? क्या वो भी वुड्समैन बन गया? वाघमारे के गिलास में केस जीतने का आनंद भरा था और अमर के गिलास में बेटी के संभावित दुख का तनाव पी दोनों रहे थे। माला को ना तो माहौल में कोई रुचि थी, ना ही वह कुछ खा पी रही थी। उसके सामने उसकी बेटी ऊर्जा की 2 आंखें थीं, खालीपन से भरपूर। वह सोच रही थी क्या ऊर्जा उसे इस जीवन में कभी माफ़ कर पाएगी? तो दोस्तों, कहानी ख़त्म नहीं हुई, कहानी अभी शुरू हुई है। गोद भराई की रस्म और गोद उतराई की रस्म, आप इस पर विचार कीजिए। आपको कहानी कैसी लगी, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।